हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। मैं आज आपको बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश पोएट्री का जॉन डन की लिखी हुई पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने से पहले मित्रों, मैं चाहूँगा यदि चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य प्रेषित कर दें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पाए मित्रों। तो सबसे पहले हम जॉन डन के विषय में जानेंगे मित्रों। जॉन डन एक ऐसे कवि हैं जो ईश्वर स्तुति में तल्लीन रहता है, यानी कि ईश्वर की स्तुति में जो है हमेशा वो लगे हुए रहते हैं मित्रों। साथ ही वो नारी का चारुता व सुषमा का भी उद्बोध कराने वाले कवि होते हैं मित्रों, यानी कि नारी के विषय में उसकी चारुता, उसकी सुषमा का भी उद्बोधन ये कराने वाले कवि माने गए हैं मित्रों। यह कविता उत्कृष्ट प्रेम, उमंग व वैभव का सुंदर समन्वय दिखाती है। इस कविता में प्रेजेंस इन एब्सेंस में हम देखते हैं मित्रों कि इसमें उमंग व वैभव का भी सुंदर समन्वय मिलता है। कविता प्रेम का प्रति निधायन करने वाली है, जो कि प्रेम से संदर्भित है मित्रों, जो यथार्थ से पूरी शारीरिक कामेच्छा से आगे निकलकर अमूर्त प्रेम तक पहुंचती है। यानी जो शारीरिक प्रेम होता है मित्रों, उससे कहीं बढ़ चढ़ करके जॉन डन ने इस कविता में बताने का प्रयास किया है कि कामेच्छा से के अतिरिक्त जो है निकल करके अमूर्त प्रेम तक पहुंचती है। अमूर्त प्रेम का मतलब जो वास्तविक प्रेम होता है, जो दो आत्माओं का प्रेम होता है, उस प्रेम को इन्होंने दर्शाया अपनी कविता के माध्यम से मित्रों। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। अब हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनने वाला है और पूरी ही तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी यदि आपने पूरे वीडियो को देखा है मित्रों। इसमें जो है मैं जॉन डन की लिखी हुई पोएम तथा अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई पोएम, ये दोनों पोएम का जो है यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा मित्रों। तो आप पूरी ही तरीके से इसको समझेंगे, जिसमें कि जॉन डन और अलेक्जेंडर पोप बोथ पोएट्स के लिखी हुई जो पोएम है प्रेजेंट इन एब्सेंस, और दूसरी पोएम जो है मित्रों जिसको कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा हुआ है मित्रों, ये अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई पोएम, जिसको कि हम एसे ऑन मैन के रूप में जानते हैं। तो इजी ऑन मैन के रूप में, यानी कि एक आदमी के लिए बहुत ही आसान, ये शीर्षक इनकी कविता का है मित्रों, इजी ऑन मैन। और दूसरी पोएम जो आपकी है ये है जॉन डन की लिखी हुई प्रेजेंस इन एब्सेंस। तो यहाँ पर दोनों पोएम को मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आपको दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है। तो देखेंगे मित्रों, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी जॉन डन वाज बॉर्न, यानी जॉन डन किस नगर में का जन्म हुआ था, पैदा हुए थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों। इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, यानी कि लंदन, यानी लंदन सिटी में इनका जन्म हुआ था मित्रों। ये हमें जानना है पूरी तरीके से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन डॉन्स पोएम, यानी कि डॉन के पोएम में कितने स्टेंजा हैं, उन स्टेंजों की संख्या आपको बतानी है अलग तरीके से मित्रों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में आप ऑप्शन सी करेक्ट मानेंगे, यानी 3 स्टेंजास यहाँ पर जो है मिल रहे हैं। सिर्फ 3 स्टेंजा के प्रयोग को हम देख रहे हैं मित्रों। अगला जो क्वेश्चन आपका है मित्रों, ये अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोटेबल वर्ड्स ऑफ डॉन, यानी डन के नोटेबल वर्ड्स के विषय में आपको बताना है कि डन के नोटेबल वर्ड्स क्या हैं, इनके विषय में आपको लिखना है मित्रों। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें 4 ऑप्शन में आप देखेंगे कि ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन डी ये करेक्ट होगा मित्रों, जिसमें ऑल एबव ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि प्रोग्रेस इन द सोल, यानी आत्मिक उन्नति के रूप में, एन इलेजी शोक गीत के रूप में, इपिहेलेमेनियम के रूप में, और ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ों को हम समावेश यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऑल एबव ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इसमें। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 4 में
ये पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स या ग्रुप्स जॉन डन्स पोएट्री फॉल्स, यानी जॉन डन की जो पोएम है वो किस ग्रुप में आती है मित्रों। तो इसको ग्रुप में हमको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये करेक्ट ऑप्शन आपका डी है मित्रों, रिलीजियस पोएट। एक धार्मिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं मित्रों। जॉन डन को एक धार्मिक रिलीजियस पोएट के रूप में हम कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा इसमें। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पर मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि जॉन डन इज कॉल्ड ए, यानी जॉन डन को पुकारा जाता था, यानी किस रूप में इसको जाना जाता था मित्रों। तो जॉन डन को के विषय में हम जानेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो सी है, यानी कि मेटाफिजिकल पोएट। वो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते थे कौन, जॉन डन मित्रों। तो इस तरह से हम सी ऑप्शन करेक्ट मानेंगे इसमें। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है जॉन डन वाज बॉर्न इन द ईयर, किस वर्ष में जॉन डन का जन्म हुआ था मित्रों। तो जॉन डन के जन्म के विषय में आपको बताना है, वो ईयर आपको बताना है जिस वर्ष में इनका जन्म हुआ था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों, लेकिन ऑप्शन जो आपका ए है यही करेक्ट होगा, यानी जॉन डन का जन्म जो है 1527 यानी 1527 ईस्वी में हुआ था मित्रों। ये हमें पूरी तरह से देख लेना है, समझ लेना है कि 1527 ईस्वी में जॉन डन का जन्म हुआ था, इस वर्ष में, इस सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन जो है, ये अगला क्वेश्चन बहुत ही आपका इंटरेस्टेड क्वेश्चन है मित्रों, जिसमें कि जॉन डन के ही विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है। जॉन डन डाइड इन द ईयर, यानी कि जिस वर्ष में जॉन डन की मृत्यु हुई थी वो वर्ष आपको बता देना है मित्रों। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा मित्रों। इसमें 1631 यानी कि 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी मित्रों। ये हमें पूरी तरह से जानना है। और जन्म के विषय में मित्रों 1527 में इनका जन्म हुआ और 1631 ईस्वी में 31 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये हमको पूरी तरह से याद रखना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है डन मैरिड, यानी कि डॉन की जो मैरिड डन की का विवाह हुआ था, शादी हुई थी, तो किसके साथ हुई थी। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया जा रहा है मित्रों। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो बी ऑप्शन करेक्ट है मित्रों। इसमें एनी मोर, यानी कि एनी मोर से इनका विवाह हुआ था मित्रों। ये हमें पूरी तरह से समझना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। डॉन कंपेयर्स हिज वाइफ विथ, डन अपने पत्नी की तुलना करते हैं तो किससे करते हैं मित्रों। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, जो कि पोएम से पूरी रिलेटेड क्वेश्चन है मित्रों। तो इसमें आप देखेंगे कि डन अपनी पत्नी की तुलना करते हैं तो किससे करते हैं, ये आपको बता देना है इसमें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा मित्रों। ए फिक्स्ड फुट ऑफ कंपास, एक फिक्स्ड फुट के रूप में, एक निश्चित पद चिन्ह के रूप में, पद के रूप में कंपास में ये अपनी पत्नी को यहाँ पर रखते हैं, तुलना करते हैं कि जिसका पाँव अडिग हो, ऐसी पत्नी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हु कंपोज्ड, किसने लिखा था प्रेजेंस इन एब्सेंस। तो प्रेजेंट इन एब्सेंस को किसने लिखा, आप पूरी तरह से जानते हैं कि इस पोएम को किसने लिखा मित्रों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। 4 ऑप्शन में डन ने लिखा है। किसने लिखा मित्रों, तो डन ने ही लिखा है, जॉन डन ने इस पोएम को लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा मित्रों इसमें। अब हम देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि डन इज ए पोएट ऑफ, यानी डन कवि हैं। तो कवि हैं तो किस रूप के कवि हैं मित्रों, किस श्रेणी में इनको लिखा जाता है। हैट्रेट, घृणा से संबंधित बातों को उन्होंने उद्धृत किया है, या एनिमिटी से संबंधित, या लव से संबंधित, इटर्निटी से संबंधित। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों। इस 4 ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लव से संबंधित पोएट हैं। इन्होंने प्रेम से संबंधित चीज़ों को बताया है मित्रों, जो कि लौकिक और भौतिक दोनों तरह से प्रेम के बारे में इन्होंने बताया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रेम को लेकर के गए हैं। तो इसमें जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
तो हम चाहेंगे मित्रों कि पूरी ही तरह से आप इस वीडियो को समझें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो पूरी तरह से आप समझते जाएं। अब हम देख रहे हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे मित्रों, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि द नरेटर ऑफ द पोएम, यानी कि कविता का जो लेखक है, जो पोएट है, इज द मैन ऑफ, वो एक व्यक्ति है आदमी के रूप में, किस रूप में, किस श्रेणी में उसको रखा जाता है, किस तरह से उसको जाना जाता है मित्रों। तो इसमें हम देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा मित्रों, क्योंकि आयरन बिल, जिसकी इच्छा लौह शक्ति के रूप में हो, एक लौह पुरुष के रूप में लौह इच्छा का रखने वाला व्यक्ति एक पोएट के रूप में जाना गया, तो कौन था? जॉन डन मित्रों। तो इस आयरन बिल के रूप में इसको जानेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 13, व्हेयर इज द नरेटर विलिंग टू मीट हिज बेलवेट, यानी कहाँ पर जो राइटर है उसकी जो इच्छा है अपनी पत्नी से मिलने के लिए, प्रेमिका से मिलने के लिए, तो किस स्थान पर है, इस बात को आपको बता देना है यहाँ पर मित्रों। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मित्रों। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो रहा है। इसमें आप देखेंगे बहुत ही इनर कार्नर ऑफ द हार्ट, यानी कि हृदय के एक एकांत कोने में, यानी हृदय के कक्ष में, यानी हृदय में मिलने के लिए प्रेरित हो रहा है मित्रों। अपने हृदय से उस पत्नी से मिलना चाहता है, उस बेलवेट से मिलना चाहता है, अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है, कि इनर कार्नर ऑफ द हार्ट, यानी कि हृदय के एक अनंत कोने में वो अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, बिल्ड द डिस्टेंस लेसन दियर लव फॉर ईच अदर, क्या दोनों के प्रेम जो थे उनमें दूरियां दिखाई पड़ती हैं, आपस में एक दूरी बनी हुई है, एक प्रेम दूसरे प्रेमी के बीच में दूरी दिखाई पड़ रही है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नो, यानी कि बेलवेट के बीच में प्रेम के संबंध में दूरी यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है। यदि बेलवेट या प्रेमिका जो है दूर भी है, तब भी कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से बता रहा है कि उसकी हृदय में ही निवास करती है, उसका निवास कहाँ है, उसके पास में ही है, वो उससे दूर हो ही नहीं सकती मित्रों। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा जा रहा है मित्रों कि जॉन डन इज ए, इसके पश्चात खाली स्थान है पोएट। तो इसमें आपको ये भर देना है कि किस प्रकार के कवि हैं, किस प्रकार के कवि माने जा रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में आपको यही बता देना है कि किस प्रकार के कवि माने जा रहे हैं। रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जा रहे हैं, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में, या रैशनल या सक्सीड पोएट के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा मित्रों। इसमें मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं, जो कि एक प्रकृति से संबंधित अपने प्रेम के उद्गार को व्यक्त करने वाले कवि माने जाते हैं मित्रों। तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ, ये जो पोएम है मित्रों ये फॉर्म में है, किस रूप में लिखी गई है, इसको आपको बता देना है। तो किस रूप में इनकी पोएम की रचना हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे मित्रों ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मोनोलॉजी, यानी मोनोलॉजी का मतलब होता है कि एक जो है एक एकांकी पात्र के रूप में, एक कथन के रूप में, ऐसे कथन के रूप में जो ड्रामेटिक मोनोलॉजी होती है मित्रों, जिसमें कोई अपनी बात को कह रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये मोनोलॉजी के रूप में लिखी गई है कविता। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, व्हाट हैज़ बीन कंट्रास्टेड विथ ए फिजिकल लव, यानी फिजिकल लव का मतलब होता है मित्रों शारीरिक प्रेम। तो शारीरिक प्रेम से कंट्रास्ट हो रहे हैं, व्हाट हैज़ बीन कंट्रास्टेड, क्या कंट्रास्ट हो रहा है, क्या जुड़ाव हो रहा है, तो इसको हमें बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखेंगे, इसमें आपका सी ऑप्शन सही मित्रों। इसमें है प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव ऐसा प्रेम होता है जो एक आकर्षक लव होता है, एक खिंचाव के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करता है मित्रों। तो एक प्लेटोनिक लव के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे मित्रों, हाउ मेनी स्टेंजास
आर देयर इन दिस पोएम, यानी इस पोएम में कितनी स्टेंजा हैं, इस स्टेंजा के विषय में आपको बता देना है कितनी स्टेंजा इस पोएम में लिखे गए हैं मित्रों, जिसको कि जॉन डन ने लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, यानी 6 स्टेंजा को उन्होंने लिखा है द प्रेजेंस इन एब्सेंस में, यानी इस पोएम में इन्होंने 6 स्टेंजा की रचना की है मित्रों। तो इसको हमें पूरी तरह से समझ लेना है, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे मित्रों, हाउ मेनी स्टेंजा। यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों, 18 नंबर क्वेश्चन में ये रॉन्ग क्वेश्चन हो गया है, इसको हम पुनः बता दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है मित्रों, इसको दोबारा देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 में हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन दिस पोएम, यानी इस कविता में कितने स्टेंजाज हैं ये बताना है आपको। तो इसमें हम देखेंगे मित्रों, इसमें 4, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, यानी 4 स्टेंजा की बात की गई है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 18 की जगह पर क्वेश्चन नंबर 19 को मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे मित्रों, द पोएम डिलाइट्स द रीडर्स बाय इट, यानी कि जो पोएम है वो जो पाठक होता है उसको एक प्रसन्नता आनंद को प्रदान करने वाली, एक हल्केपन को महसूस कराने वाली बताई गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है वो बी है मित्रों, इसमें बी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। सॉन्ग लाइक क्वालिटी, जो उनके गीत हैं वो एक गुणवत्ता से भरे हुए हैं, एक विशेषता से भरे हुए हैं मित्रों, यही चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं इनकी पोएम में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया जा रहा, पूछा जा रहा है मित्रों कि हुज पोर्ट्रेट इज गिवन इन दिस पोएम, यानी कि इनकी पोएम में किसका पोर्ट्रेट दिया गया है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, यानी कि जो फिगर है, चित्र है, चित्रांकित जो किया गया है मित्रों। तो हुज पोर्ट्रेट इज गिवन इन दिस पोएम, इनकी कविता में किसका पोर्ट्रेट किया गया है, किसको मतलब चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा मित्रों। इसमें मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब आप जानते हैं, मिस्ट्रेस का मतलब होता है प्रेमिका भी कह लीजिए, और जो है जो उनकी उनसे संबंधित जो एक मित्रवत प्रेम के रूप में, जो मित्रता के रूप में जो दिखाया जाता है उसी को मिस्ट्रेस कहते हैं मित्रों। तो यहाँ पर ये मिस्ट्रेस के रूप में उसको इंगित किया गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ये पूछा जा रहा है हुज मेमोरी डिलाइट्स द लवर सोल, यानी किसकी यादें जो प्रेमी है उसकी आत्मा को एक हल्कापन महसूस करता है। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन सही है मित्रों वो है सी, यानी कि मिस्ट्रेस, यानी प्रेमिका, यानी कि जो उसके साथ में रहने वाली प्रेमिका है मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस के याद में जो है मेमोरी में डिलाइट द लवर सोल, जो प्रेमी होता है उसकी आत्मा में एक हल्कापन महसूस होता है, एक आनंद महसूस होता है। और किसकी याद में मित्रों, मिस्ट्रेस की याद में। तो यहाँ पर देखेंगे 21 क्वेश्चंस में आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखेंगे द लवर इज ट्राइंग टू हिमसेल्फ, जो प्रेमी है वो प्रयास कर रहा है स्वयं से। तो किस चीज़ का प्रयास कर रहा है, किस के लिए प्रयास कर रहा है मित्रों, ये है आपको बता देना है। तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन में कंसोल, यानी कि एक तरह से आंतरिक प्रयास कर देना, किसी चीज़ के लिए विशेष रूप से अंतर मन से प्रयास कर लेना इस प्रेम को पाने के लिए मित्रों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में द लवर फाइंड्स ए चार्म ऑफ इन द डिस्टेंस, जो प्रेमी है वो सुंदरता को प्राप्त कर लेता है इन द डिस्टेंस ऑफ, माने दूरी में होते हुए भी। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट है। इसमें नियरनेस, नियरनेस का मतलब होता है नज़दीकी, यानी करीबी, यानी करीब में होना। द लवर फाइंड्स ए चार्म ऑफ नियरनेस इन द डिस्टेंस, यानी कि जो लवर है, जो प्रेमी है, वो प्रेम की दूरी को जो है बहुत ही करीब पाता है, उसमें किसी प्रकार की दूरी उसको नहीं दिखाई पड़ती है, एक ही रूप में वो उसको अपने पास ही पाता है मित्रों। तो इसमें नियरनेस ये जो आपका वर्ड है ऑप्शन ए का ये करेक्ट होगा। तो हम देखेंगे मित्रों इसमें आपको 23 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मैंने दिया हूँ, जो कि अलेक्जेंडर की
अलेक्जेंडर पोप मतलब जॉन डन की लिखी हुई पोएम है मित्रों। जॉन डन ने प्रेजेंस इन एब्सेंस पोएम को लिखा है। तो जॉन डन के एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं 23 को मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगली पोएम अलेक्जेंडर पोप के विषय में मित्रों। अलेक्जेंडर पोप ने जो है इजी ऑन मैन पोएम को लिखा है। ये इंग्लिश लिटरेचर के एक ग्रेट पोएट के रूप में जाने जाते हैं मित्रों। इन्होंने इस पोएम में ये बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर को जानने का दुस्साहस न करो, यानी ईश्वर को जानिए, ईश्वर को समझिए, उसकी सेवा में लगिए, लेकिन ईश्वर को पूरी तरह से जानने का दुस्साहस न करो कि ईश्वर क्या है। कहने का मतलब यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ये बताना चाहते हैं मित्रों कि जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, मनुष्य के अध्ययन के लिए मनुष्य ही उपयुक्त विषय है। यानी कि जब मनुष्य का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, किसी मनुष्य के बारे में जानने वाला व्यक्ति होता है, तो वही उसकी उपयुक्तता को समझ सकता है, जान सकता है। लेकिन हम ईश्वर तो हो नहीं पाते हैं, हम ईश्वर से कहीं अलग हैं। तो ईश्वर को जानने की इच्छा हमें रखनी चाहिए। जिस रूप में हम हैं, हमको उसी चीज़ को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। जो हमें करना है, हमको वही करते रहना चाहिए, उसकी सेवा करते रहना चाहिए। ये नहीं कि ईश्वर कहाँ है, कैसे है, हम उससे मिल करके तभी हम उसकी पूजा करना प्रारंभ करूँगा। ये सारी भावनाएं यहाँ पर बताने का प्रयास किया है अलेक्जेंडर पोप जी ने अपनी पोएम के माध्यम से मित्रों। तो हम पूरी ही पोएम को जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी आपको मैं इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अलेक्जेंडर पोप के विषय में भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अलेक्जेंडर पोप किस विचार के कवि थे मित्रों। यानी कि मनुष्य की स्थिति बीच की होती है, वह अज्ञानतापूर्ण ज्ञानी और धृष्टापूर्ण महान कहा है अलेक्जेंडर पोप ने मनुष्य के बारे में मित्रों। तो हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ अलेक्जेंडर पोप जी के विषय में मित्रों। तो आप जान लें कि अलेक्जेंडर पोप बॉर्न इन लंदन, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था मित्रों? लंदन में हुआ था। बिलोंग टू एन ऑर्थोडॉक्स रोमन कैथोलिक फैमिली, एक रोमन कैथोलिक फैमिली में ये रहते थे मित्रों, उनका परिवार था। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पोप द पीपल ऑफ इंग्लैंड बियर शोइंग दियर अडेरेंस टूवर्ड्स प्रोटेस्टेंटिज्म एंड फास्ट ग्रोइंग सेंस ऑफ नेशनलिटी। इनके प्रति जो है यहाँ के लोगों ने ऐसा समझा, ऐसा जाना कि इनका जो है राष्ट्रीयता के प्रति, यानी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति भी इनकी एक अलग भावना देखी लोगों ने मित्रों। तो अलेक्जेंडर पोप एक अलग तरीके से कवि के रूप में जाने गए कि देश के प्रति भी इनकी आस्था बढ़ी हुई थी मित्रों। एज ए चाइल्ड, जब वो एक बच्चे थे, पोप स्टार्टेड गिविंग इंडिकेशन ऑफ ब्रिलियंस एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज प्रोडिजी। यानी कि अलेक्जेंडर जब बचपन में ही इन्होंने अपना परिचय इशारा देना प्रारंभ कर दिया एक ब्रिलियंस के रूप में, एक मेधावी के रूप में मित्रों, और अपने प्रभाव को लोगों पर दिखाना प्रारंभ कर दिया इनके। क्योंकि विलियम जो ये अलेक्जेंडर पोप थे, अलेक्जेंडर पोप जो है, जैसा कि कहा जाता है मित्रों कि जो भी बालक होनहार होते हैं उनकी स्थिति जन्म से ही जानी जाती है। तो ये बहुत ही जो है एक तरह से प्रखर बुद्धि के और एक तरह से ब्रिलियंस इस बॉयज़ के रूप में जाने गए थे। इनको शुरू से ही लोग ऐसा समझते थे कि इनकी आस्था देश के प्रति भी है और इनकी जो है सोच एक अलग तरीके से है मित्रों। तो अलेक्जेंडर पोप जो है हमारे लिए इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है मित्रों कि मनुष्य को ईश्वर को जानने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया इस ऐसे में द इजी ऑन मैन इन आवर एपिस्टल्स एड्रेस्ड टू हेनरी स्टीवेंसन जॉन। इन्होंने इस अपनी पोएम में जो है मित्रों द इजी ऑन मैन में ये बताने का प्रयास किया है, कहा है कि हेनरी स्टीवेंसन जॉन के विषय में विस्काउंट बॉलनिंगब्रोक अपीयर्ड इन 1733 एंड 1734, जो कि 1733 से 1734 में ये अपीयर की, अपनी बातों को रखा इन्होंने। द सब्जेक्ट वाज सजेस्टेड टू द पोएट बाई बोलिंगब्रोक हिमसेल्फ हु हैड रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन 1723
एंड वाज ए फेलो मेंबर ऑफ द स्क्रिबलर्स क्लब्स। ये स्क्रिबलर क्लब्स के भी एक मेंबर बने हुए थे और उन्होंने अपनी कविता में ये बताया है मित्रों कि द प्रेजेंट पोएम इज एन आयरनिक कमेंट ऑन मैन एज ए सोशल एनिमल। इनकी कविता में ये जो लिखा है इन्होंने एक आयरनिक कमेंट के रूप में, एक व्यंग्यात्मक कमेंट इन्होंने इसमें किया है कि ऑन मैन एज ए सोशल एनिमल, जो एक मानव है वो सामाजिक पशु के रूप में, एक सामाजिक पशु के रूप में उसको इन्होंने दर्शाया है मित्रों। इट पॉइंट्स टू मैन्स पोजीशन इन द वेस्ट चैन ऑफ बीइंग। इन्होंने एक ऐसी कड़ी के रूप में मानव की स्थिति को बताया है कि जो अपनी धुन को, अपनी बातों को रखने में ही प्राथमिकता समझता है और उसके सोच जो हैं वो पशुवत हैं। इस बात को इन्होंने दर्शाया है अपनी पोएम में। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं मित्रों कि यदि आप इस वीडियो को फर्स्ट चांस में देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो पूरे ही वीडियो को आप देखेंगे जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो अब हम ये आपकी जो पोएम है मित्रों, इस पोएम अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई पोएम मित्रों इजी ऑन मैन, तो इसी के MCQ टाइप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मित्रों। तो इसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैज़ बीन डन बाई पोप। यानी पोप के द्वारा जो ऑप्शन दिया गया है इस 4 ऑप्शन में कौन सा कार्य किया गया है। तो इसमें आपको ये बता देना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है मित्रों। तो करेक्ट ऑप्शन को आपको यहाँ पर बता, तो इसमें देख रहे हैं मित्रों फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसमें 4 ऑप्शन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि डोनेशिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैज़ बीन डन बाई पोप, तो पोप के द्वारा जो वर्क किया गया उसमें से डोनेशिएट ये वर्क आपका ऑप्शन C करेक्ट होगा इसमें मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंथ्यूमस की मीनिंग आपको बता देना है इसमें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन करेक्ट है वो A ऑप्शन आपका करेक्ट है मित्रों। इसमें नेक ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर लैंड मॉसेस, तो इसमें A ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस A ऑप्शन को आपको नहीं भूलना है मित्रों, ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों। तीसरे क्वेश्चन में 3rd नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड वन नो अकॉर्डिंग टू पोप। यानी पोप के अनुसार किसी भी व्यक्ति को क्या जानना चाहिए, किसके विषय में जानना चाहिए। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है मित्रों वो है A ऑप्शन। इसमें वन सेल्फ यानी स्वयं को जानना। सबसे पहले किसी को भी जानने से पहले, किसी का परिचय जानने से पहले हमको स्वयं के विषय में जानना चाहिए, स्वयं का परिचय हमको प्राप्त करना चाहिए। तो इस बात को इन्होंने बताया है मित्रों। जैसे गार्ड की खोज, गार्ड के विषय में ना जान करके हमको जो है मित्रों स्वयं के विषय में जानना चाहिए, स्वयं के विषय की जानकारी करनी चाहिए। तो वन सेल्फ ऑप्शन आपका A करेक्ट होगा इसमें। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में whom did पोप कॉल एटिकस, यानी एटिकस के रूप में किसको पुकारा था पोप जी ने। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन जो आपका B है मित्रों ये करेक्ट होगा, एडिसन। यानी कि एडिसन ने जो है ये पुकारा था एटिकस कह करके। होम डिड पोप कॉल, यानी पोप ने पुकारा था एडिसन को एटिकस कह करके मित्रों। तो ये ऑप्शन B आपका इसमें करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन मित्रों। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा जा रहा है कि हु इंट्रोडक्शन पोप टू एडिशन, किसने जो है प्रस्तावना के रूप में रखा मित्रों कि पोप टू एडिशन के रूप में। तो इसमें जो 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में जो 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है मित्रों, इसमें आपको ऑप्शन A करेक्ट करना है, यानी कि ऑप्शन A आपका करेक्ट होगा इसमें वेचरली, यानी कि वेचरली ने इसके विषय में कहा था मित्रों। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अलेक्जेंडर पोप वाज बॉर्न इन ए, यानी अलेक्जेंडर पोप की जो है जन्म हुआ था मित्रों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है
तो 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों, उसमें मिडिल क्लास ट्रेड्समैन यानी कि मिडिल क्लास ट्रेडमैन के घर में इनका जन्म हुआ था मित्रों। जो मिडिल क्लास ट्रेडमैन व्यापारी के रूप में व्यापार करने वाला एक मध्यम श्रेणी के परिवार में इनका जन्म हुआ था मित्रों, ये हमें बता देना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर पोप्स मसीहा वाज पब्लिश, यानी पोप मसीहा वाज पब्लिश, यानी पोप की जो लिखी हुई एक रचना थी वो पब्लिश हुई तो किस, जिसमें कि मसीहा के रूप में जानते हैं मित्रों, तो ये जो है किस वर्ष में हुई इसे आपको बता देना है यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 7 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि 1712 में, यानी 1712 में ये रचना इनकी पब्लिश हुई थी मित्रों, यानी कि इसका जो है पब्लिकेशन किया गया था। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है, हु इज स्टोइक, यानी स्टोइक कौन है, तो इसके विषय में आपको बताना है स्टोइक के विषय में मित्रों। तो इसमें देख रहे हैं आप कि ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें ये हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन आपका करेक्ट है, वन हु हैज़ मास्टर्ड पैशन, एक जिसके पास एक मास्टर्ड पैशन होता है। पैशन का मतलब होता है तौर तरीके, और मास्टर्ड का मतलब होता है एक पैशन के रूप में जो अपने आप को रख पाना, उस स्थिति में कायम कर पाना मित्रों। तो वन हु हैज़ मास्टर्ड पैशन के रूप में, तो हु इज स्टोइक, तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द टू वर्ड्स हुज इज थ्यूमस इन मैन अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी 2 वर्ड्स के विषय में बात की गई, 2 विश्व 2 संसार के विषय में बात की गई है, यानी कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा मित्रों। तो इसमें आपको ये बता देना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका है मित्रों, वो करेक्ट ऑप्शन है द वर्ड ऑफ गॉड्स एंड द वर्ड ऑफ लोअर क्रिएचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों, द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर का संसार, ईश्वर का संसार और निम्न श्रेणी के प्राणियों का संसार, जो ये आपको सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है, यानी कि द वर्ड ऑफ गॉड्स। तो यहाँ पे गॉड्स का मतलब है ईश्वर से संबंधित, ईश्वर अंश से संबंधित मित्रों, एंड द वर्ड ऑफ लोअर क्रिएचर, और जो निम्न प्राणी हैं इन लोगों का जो स्थान है, तो इसको हम सी ऑप्शन के रूप में करेक्ट समझेंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि हु इज द बीइंग दैट इज डार्कली वाइस एंड रूडली ग्रेट, फाइंड इन योर आंसर बिलो, यानी इस आंसर में आपको ये बता देना है मित्रों कि इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं कि इसमें आपको यही बता देना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कि जिसमें कि डार्कली वाइस के रूप में जो चीज़ आई हुई है एंड रूडली ग्रेट के रूप में। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है इसको मैन के लिए ही बताया गया है मित्रों। इसको आप समझ लें, डार्कली, डार्क से डार्कली बन गया है, डार्कली वाइज का मतलब जो अंधकार से युक्त चीज़ों के विषय में हम जाने, एंड रूडली ग्रेट, रूड का मतलब होता है जो क्रूरता से भरा हुआ, ग्रेट महानता की ओर जाने वाला। तो यहाँ पर इस श्रेणी में हम मैन को ही मानते हैं कवि के अनुसार मित्रों। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा इसमें। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हेन वाज पोप बार, यानी पोप का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था मित्रों, ये बता देना है। ये क्वेश्चन आपसे देर में पूछा जा रहा है, इसको फर्स्ट में पूछा जाना चाहिए था। फिर भी देखिए आप कि व्हेन वाज पोप बार, यानी पोप का जन्म कब हुआ था, तो इसके विषय में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है, 1880, यानी कि 1688 में पोप का जन्म हुआ था मित्रों। ये हमें पूरी तरह से लर्न रखना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में कि व्हेन वाज द पोएम एपिस्टल टू डॉक्टर अर्थबर्टनार्ड पब्लिश, यानी डॉक्टर अर्थबर्टनार्ड जो पब्लिश हुई थी पोएम, जो जिसके द्वारा मित्रों, तो इस पोएम की डेट आपको बता देनी है मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखेंगे तो पब्लिकेशंस के विषय में आपको बता देना है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है मित्रों। इसमें 1735 में,
यानी 1735 में 1735 में जो है ये पब्लिश हुई थी, जिसको कि जाना गया था एपिस्टोडार्ट पब्लिश की गई थी मित्रों, डॉक्टर आर्बुटनॉट पब्लिश। तो ये पूरी तरह से हमको समझ लेना है कि 1735 में ये पोएम पब्लिश की गई थी मित्रों। तो अब अगला ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 13। तो ऑप्शन नंबर 13 में आप देखेंगे मित्रों, ऑप्शन नंबर 13 में ये पूछा जा रहा है कि एपिस्टल टू डॉक्टर ऑप्शनल इज ए, ये क्या है, ये जो जिसको किसके बारे में पब्लिकेशन के विषय में बताया गया पीछे बता दिया गया मित्रों। तो इसमें आपको बता देना है कि ये किस रूप की, किस श्रेणी की पोएम मानी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे मित्रों, इसमें हम देखेंगे कि ये सटायरिक पोएम के रूप में जानी जाती है मित्रों। सटायर का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, जिसमें कि व्यंग से युक्त पोएम है, हंसी मजाक से युक्त पोएम है मित्रों। तो ये सटायरिक पोएम के रूप में जानी जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछा जा रहा है द पोएम इज, ये पोएम है वो है तो किस रूप में है मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ऑप्शन आप सी करेक्ट मानेंगे इसमें, वन ऑफ द मोस्ट पंजेंट एंड बिटिंग सटायर, एक पूर्ण रूप से सटायरिक पोएम के रूप में जानी जाती है, जिसको सटायर से युक्त पोएम समझ सकते हैं, व्यंग्यात्मक, जिसमें किसी प्रकार से शिक्षा को प्रदान किया जा रहा है एक व्यंग्यात्मक तथ्य के रूप में मित्रों। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में मित्रों आपको बता देना है कि व्हेन डिड पोप डाई, यानी पोप की मृत्यु कब हुई थी। तो पोप की मृत्यु के विषय में आपको बताना है मित्रों। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो इस 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा ये ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है मित्रों। 1744 यानी कि 1744 में पोप की मृत्यु हो गई थी। तो 1744 ईस्वी में पोप की मृत्यु हुई थी मित्रों। और पोप का जन्म कब हुआ था 1688 में। तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं मित्रों कि पोप जो है 1688 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई 1744 ईस्वी में। तो ये हमें पूरी तरह से जानना है कहाँ पर जन्म हुआ था, इसके विषय में सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। तो ये पोएम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम है, जिसको कि मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको अगले वीडियो में देने का प्रयास करूँगा मित्रों। आपके कोर्स में पूरी तरह से ये पोएम पूछी जा रही है, बार बार पूछी जा रही है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं मित्रों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और पूरी ही तरह से वीडियो को देखने का प्रयास करें। हमारी वीडियो को आप देखते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। किसी भी बिंदु को मैं अछूता नहीं छोड़ूंगा मित्रों, क्योंकि मैं आपको सेटिस्फाई करने का पूरा प्रयास रखता हूं और ये भी विचार रखता हूं साथ साथ कि बच्चों को पूरी तरह से अंक भी प्राप्त हो पावें इस वीडियो को देखने के पश्चात। और लर्न करने पर मैं ज़्यादा विशेष बल नहीं देता हूं, समझने पर ज़्यादा जोर देता हूं। इसलिए आप उसको समझते चलिए, समझ करके किसी भी चीज़ को आप जानेंगे उसको आपको लर्न करने की आवश्यकता कम पड़ेगी। और यदि आप टोटल याद करने पर ही जुट जाएंगे तो कुछ कन्फ्यूजन भी हो जाता है। कन्फ्यूजन होने के साथ साथ आप भ्रमित हो जाते हैं, तो आप सही बिंदु पर उस पर को लिख नहीं पाते हैं। इसलिए आप थोड़ा समझ करके वीडियो को समझने का प्रयास करें कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप समझने का प्रयास करें मित्रों। तो हम चाहेंगे कि यूनिट 4 का जो ये MCQ टाइप क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया हूँ इसको आप पूरी ही तरह से देखेंगे। और दोनों ही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनके पोएम के मैं एक्सप्लेनेशन को, समरी को पूरी तरह से आपको दूंगा। तो मैं चाहूँगा इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आप खुश रहें।